वेलकम बैक नाजरीन। तो हम वहीं से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेंगू के बारे में। जी डॉक्टर साहिबा, तो आप मुझे बताइएगा कि जैसे अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की है वो हमने उसकी ट्रीटमेंट, हमने होम केयर और हमने जो जिस तरह फैल रहा है उसके बारे में आपने मुझे बताया कि इतनी बुरी तरीके से डेंगू इस वक्त फैल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जो पेशेंट होता है जब वो आता है तो वो लैब्स करा लेता है या लैब्स करा के आता है? नहीं, देखिए यूजली हमारे पास जब भी मरीज आ रहे होते हैं वो लैब्स कराकर नहीं आते, और इसमें देखिए मेरा मशवरा भी यही है मरीजों को कि वो लैब्स तभी करवाएं जब उनको कोई डॉक्टर रिकमेंड करे, ठीक है। क्योंकि आप डॉक्टर नहीं, आपको नहीं पता कि आपने एग्जैक्टली क्या कराना है। हो सकता है वो डेंगू ना हो, वो मलेरिया हो, वो टाइफाइड हो या कोई और बीमारी हो, आप किसी और चीज़ से रिलेट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी ऐसा बुखार हो रहा है जो कि एक दिन से ज़्यादा है और वो दवाइयों के बावजूद भी, पैराडॉल के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ जाके अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो रिपोर्ट आपको बताता है वो करवाएं ज़रूर, क्योंकि देखें डॉक्टर भी एक बीमारी को देख के एक हद तक बता सकता है, तशखीस कर सकता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उसमें जो 100% कंफर्मेशन होगी वो टेस्ट के साथ होगी। बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल डेंगू की बात कर लें, एक मरीज है जो कि हमें सारी अलामात बता रही है डेंगू है, लेकिन क्या हम इंतजार करेंगे उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, या हम पहले ही देखेंगे कि खुदा ना खास्ता कहीं इसके खलियात गिर तो नहीं रहे? उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि हम उनके वक्त पे टेस्ट करवा लें। वक्त पे टेस्ट करवाएंगे, वक्त पे पता चलेगा तो हाँ, हम उसको ऑब्जर्वेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसकी दवाइयों को बदल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये होता है कि टेस्ट करवाने के लिए जब पेशेंट आता है, या आप भी रिकमेंड करती होंगी, तो पेशेंट का ज़्यादातर ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो कहते हैं कि एक आधा टेस्ट करा लें। डॉक्टर साहिबा, इतने सारे टेस्ट क्यों करा रहे हैं आप? सबसे बड़ा मिथ ये है। देखें, मेरा मशवरा यही है और मैं यही कहना चाहूँगी अपने पेशेंट से भी, और कहती भी हूँ कि देखिए जब आपको आगे जाकर लाखों खर्च करने, उससे बेहतर नहीं अभी आप कुछ पैसे खर्च करके अपनी बीमारी की सही से तशखीस करवा लीजिए, ठीक है। अगर आप आए हैं, यकीनन आपका मसला बड़ा है ना, ऐसा तो नहीं है कोई सादा बुखार तो नहीं था, ऐसी तकलीफ तो नहीं थी कि आपने घर में जो दवाई खाई उससे आपको फर्क आ गया। आपकी तकलीफ बड़ी है, तभी आप एक डॉक्टर के पास आए, और डॉक्टर अपनी जो भी उसकी नॉलेज के उससे हिसाब से ही आपको बताएगा कि क्या चीज़ करानी है, और उसके हिसाब से ही वो आगे आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। अगर मैंने डेंगू करा लिया, हो सकता है वो डेंगू ना हो, अलामात आपको सारी डेंगू वाली हैं, लेकिन वो डेंगू ना हो, वो आपको मलेरिया हो, मैंने आपको मलेरिया की दवाई नहीं दी, तो मलेरिया आपका वो बिगड़ेगा, वो खुदा ना खास्ता आपका दिमागी मलेरिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो आपके गुर्दों पे भी असरात डाल सकता है। तो बेहतर नहीं है कि हम वक्त से पहले ही एक चीज़ की तशखीस कर लें। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब मुझे बताइएगा कि क्योंकि आपका ताल्लुक एक गवर्नमेंट सेटअप से है और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एज एन फैमिली फिजिशियन अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में हमारे लिए क्या सपोर्ट कर रहा है? देखिए, पहले हमें लगता था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया और मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट में वाकई में बहुत काम हो रहा है इस चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि एक मरीज़ आया है और आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास, क्योंकि मैं एक सेटअप में ऐसे हूँ जहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम भी है, और हर गवर्नमेंट सेटअप का अपना रिपोर्टिंग सिस्टम है। ख़ास तौर पे डेंगू, मलेरिया, जो भी इस तरह के मरीज़ आते हैं, हम आगे उसको रिपोर्ट करते हैं, और उसके लिए फिर डॉक्टर जो गवर्नमेंट है वो अपने मेजर्स लेती है। जैसे कि अगर कोई एक मरीज़ है जो कि मलेरिया या डेंगू पॉजिटिव आ गया, ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी तकरीबन फैसिलिटीज़ के अंदर, चाहे वो छोटी से छोटी फैसिलिटी क्यों ना हो, किट्स प्रोवाइड करती, ठीक है। ज्यादातर फैसिलिटीज में अवेलेबल है। अगर आपका कोई मरीज वहां जाता है तो वहां पे मुफ्त डेंगू और मलेरिया का टेस्ट वहीं हो जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, ज्यादातर के अंदर है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, HIV पर भी स्क्रीनिंग पे बहुत काम हो रहा है, तो उसकी किट्स भी अवेलेबल है। तो हम वहीं पर ही टेस्ट कर लेते हैं मरीजों का, और अगर मैं जरा सा भी डाउट होता है, फिर अगर एक मरीज हमारे पास पॉजिटिव आ गया, सपोज मलेरिया पॉजिटिव आ गया, हम उसको आगे नोटिफाई करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। एक पूरा एक सिस्टम है IDSR का, जिसके थ्रू हम जो है ना अपडेट करते हैं, और वो सारा हैदराबाद में एक डैशबोर्ड बनता है, उसमें शो होता है कि हाँ ये मरीज आया है इस इलाके में जिसको ये मसला है। फिर वो आगे से कम्युनिकेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि आपके इलाके से मेरे पास 5 मरीज रिपोर्ट हो गए, मतलब आपके पास डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, आप देखें क्या करना है और आप इस पे क्या कर रहे हैं। सवाल जवाब हो रहा है और उस पर काम भी हो रही है। फ्यूमिगेशन होती है, नेट प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत से इलाकों में जो खासतौर पे ऐसे लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के इलाके हैं या स्लम्स हैं वहाँ पे, और जहाँ पे LSW का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे तो इवन नेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्यूमिगेशन भी की जाती है। ये सब चीज़ें हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल। हाँ, अच्छा। तो आप मुझे बताइएगा कि जैसे एक पेशेंट रिपोर्ट हो गया है,
किसी एरिया के अंदर, उसमें फिर उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, एक पेशेंट रिपोर्ट हो गया तो हमने उसका एड्रेस वगैरह सब लेके आगे फॉरवर्ड कर दिया। उस इलाके के अंदर फ्यूमिगेशन होगी, ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके अलावा उस पेशेंट का खुद भी सर्वेलेंस किया जाता है कि ये जो मरीज है इसका क्या स्टेटस है, ये नेट में है कि नहीं है। अगर और अक्सर जो वीपीडी ऑफिसर्स होते हैं, फोकल पर्सन्स होते हैं, वो जो है ना कहते हैं उनको मॉनिटर भी करते रहते हैं और पूछताछ चलती रहती है इस पे कि अभी उनकी क्या कंडीशन है। खुदा ना खास्ता वो किसी हॉस्पिटल में तो मूव नहीं हो रहा, उसकी कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है। ये सब की सब चीजें हमारे पास हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ अपनी फैसिलिटीज पे काम कर रही है, गवर्नमेंट बाउंड किया हुआ है सारी लैब्स को, प्राइवेट लैब्स को भी, कि अगर आपके पास कोई इस तरह का मरीज रिपोर्ट हो रहा है जो कि नोटिफाइबल डिजीजेस में आ जाता है, वो आपने हमें बताना है ताकि उसके खिलाफ उसको हम ट्रेस करें। और वो इलाके में, जिस इलाके में इसका एकदम से समझ ले हम कहते हैं वबा फूटना, बिल्कुल हम आम जबान में हम इसको बोलते हैं वबा फूटना, लेकिन हमारी टर्म में बोलते हैं एपिडेमिक। तो अगर इस तरह का कोई एपिडेमिक हो रहा है तो उसके लिए जो जरूरी मेजरमेंट्स हैं वो किए जाएं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये तो आपने गवर्नमेंट की बात कर ली, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या है? क्योंकि प्राइवेट में तो इलाज बहुत महंगा है। देखिए, प्राइवेट में इलाज बहुत महंगा है, मैं मानती हूँ, और ज़्यादातर लोग वहीं जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हर मलेरिया और डेंगू को दाखिल होने की ज़रूरत है। ये अल्लाह ना करे, मतलब एक जो खौफ बैठा हुआ है ना डेंगू के साथ कि खुदा ना खास्ता इसको डेंगू हो गया तो मतलब जिंदगी का खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही सुनते ही, रिपोर्ट देखते ही समझ जाते हैं कि अब हम हमारे साथ नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कोरोना भी जब आया था शुरू में यही होता था, हर जिसको कोरोना होगा वो बचेगा नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की 90% आबादी को कोरोना हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है हम सब सही हैं। हम लोगों ने, हमारी अमवात भी इतनी नहीं हुई है जैसे दूसरी कंट्रीज में हुई हैं, इस हिसाब से अमवात यहाँ पे नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ही डेंगू का है, अगर हम डेंगू की, जैसे हमने पहले भी बात की कि डेंगू की बात करें तो 10 से 15% ही जाता है जो कि कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा होता है, और वो भी हम बहुत अच्छे से पहले ही वो कर सकते हैं। जिसमें एक वही बात आ गई कि अगर लैब टाइमली करा लेंगे, वक्त पे करा लेंगे लैब, पता चल जाएगा खुदा ना खास्ता कहीं प्लेटलेट्स गिर तो नहीं रही हैं, क्योंकि इस तरह के मरीजों में यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, प्लेटलेट्स का गिरना, ठीक है, या फिर WBC काउंट का गिरना जिनको हम सफेद खलियात बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये वक्त पे पता चल जाता है तो हाँ भाई, हम उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, उसको दाखिल करके हम ऑब्जर्व कर लेंगे। लेकिन कोई इतना ज्यादा नहीं होता कि हर मरीज को दाखिल किया जाए और हर मरीज को दवाइयां दी जाए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मल्टीविटामिन्स का क्या रोल है? देखिए, मल्टीविटामिन्स जो है ना, कहते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ये हर इंसान को रूटीन में लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी खुराक अच्छी है, वही बात है, देखिए एक बच्चा है जो कि ऐसे इलाके में रह रहा है जिसके पास पीने का साफ पानी नहीं है, ठीक है, वो कैसे मल्टीविटामिन अफोर्ड करेगा? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहले हमारी खुराक भी इतनी महंगी हो गई है अब तो, पहले अपनी सोर्सेज पे हमें काम करना चाहिए कि हाँ भाई, जो हमारे लिमिटेड सोर्सेज है उसी में हमने काम करना है। अगर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स लें अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, वो भी तो एक सोर्स ऑफ विटामिन है। महंगाई कितनी है फ्रूट्स पे, आप मरीज को बोले फ्रूट्स लें तो वो कहते हैं इतनी महंगाई के टाइम पे आप हमें मशवरा दे रहे हैं कि हम फ्रूट्स लें, अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, मल्टीविटामिन्स आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मे बी आप से एग्री ना करें, हमारी आवाम को जहाँ खर्च करना होता है ना, वो सोचता नहीं है। वैसे ये बात बिल्कुल हकीकत है। हमारे यहाँ 14 अगस्त आ जाए या कोई भी फेस्टिवल आ जाए तो हम लोग बहुत जो है ना जोश और जज्बे से बना रहे होते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं, ईद वगैरह पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन जहाँ सेहत की बात आती है तो सेहत पे ज़्यादातर ये होता है कि लोग पैसा खर्च करते हुए बहुत कतराते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे अगर हम पैसे लगाएंगे तो हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी जगहों पर पैसा ज़ाया करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट्स भरे रहते हैं, हमारी वो जगहें जहाँ पे तफरीही मकामात हैं वो पूरी तरीके से भरे रहते हैं। हम अगर बीचेस की बात करें तो आपको देखें ना, वीकेंड्स के ऊपर बीच पे इतना रश आप देखेंगे, और आप एक ये नहीं देखेंगे कि एक तबका वहाँ पर आया हुआ है, आप हर तबके के शख्स को वहाँ पर अपना इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ देखेंगे। लेकिन जहाँ बात सेहत की आती है वहाँ पर हम पीछे हट जाते हैं। मैं एक और चीज ऐड करनी है, एडिक्शन। हम पाकिस्तानी और खासतौर पे कराची की पॉपुलेशन जो है ना, उसमें एडिक्शन का एलिमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। पान, छालिया, ये चीजें आपने खुद एक्सपोज किया होगा, ठीक है, मतलब उस पे हम खर्च कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये एक आपके लिए बेहतर चीज है, आप इससे बेहतर है, आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट पे खर्च करें,
तो उस पर उनको वजह नहीं, हमारे इतने जरा नहीं है, हमारे इतने वसाइल नहीं है, इतने वसाइल नहीं है। या अगर लैब टेस्टिंग की बात की जाए तब भी पेशेंट का यही बात आती है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि आप वैक्सीनेशन की बात करी थी, तो वैक्सीनेशन के हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग वैक्सीनेशन कराते हुए कतराते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा HPV वैक्सीनेशन हो रही थी, वैक्सीनेशन ड्राइव, और हमने भी बड़ी कोशिश करी लोगों को अवेयर करने की कि HPV वैक्सीनेशन हो रही हैं और आप लोग करवाएं, लेकिन पेशेंट जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि इससे तो अमवात हो जा रही हैं, इससे तो लड़कियां बीमार हो रही हैं, और इतनी सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव हुई तो ये हो गया, वहाँ पे हुई। तो आप बताएं, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के लिए कोई वैक्सीनेशंस है हमारे पास? देखिए, टाइफाइड की वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल है और वो काफी अरसे से हमारी EPI का पार्ट है और वो बच्चों को लग भी रही है, ठीक है। और इस पे सिंध गवर्नमेंट ने 2 मरतबा कैंपेन्स भी की हैं। एक लास्ट कैंपेन पिछले साल ही हुई है 2024 के अंदर, जिसमें 15 साल तक के बच्चों को 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन घर घर स्कूल जाके लगाई है पूरे 15 दिन में। ये मई के अंदर हुई थी 2024 के अंदर। जब भी एक चीज देखी गई कि कमी आई है, लेकिन ये आप मानेंगे कि हमारे माशरे में जो है ना, वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी एक मसला है, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की हो, HPV हो, टाइफाइड हो या पोलियो हो, कोविड हो, जो भी हो, हम उसको हमेशा रिलेट करते हैं किसी ऐसी चीज से, मतलब या तो हम उसे अपनी फर्टिलिटी से रिलेट करेंगे, बिल्कुल, ठीक है, या फिर अपनी अमवात से रिलेट करेंगे। हालांकि देखिए, जो रात आपकी कब्र में है वो कहीं नहीं है, वो आप बदल नहीं सकते, ठीक है। वैक्सीन का काम ही होता है आपको उस बीमारी से बचाना, ठीक है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो रही हैं और इसमें बहुत फर्क भी आता है और लोग लगवाते हैं, बस हमारे पास ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस का इशू है वैक्सीनेशंस में। अच्छा, ये वैक्सीनेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर तबका है जो कहता है कि भाई वैक्सीन नहीं कराना, या आपको लगता है कि हर क्लास के लोगों में अभी तक यही इशू है वैक्सीनेशंस को लेकर? देखिए, हर क्लास के लोगों में ये इशू है। देखिए, कुछ लोगों का ये होता है, स्लम्स वाले जो हैं वो अगर टीम्स जाती हैं वैक्सीन करने, वो उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं, चलो मेरे घर तक आ गया, मतलब मुझे इतनी इज्जत दी कि मेरे घर आके लगवा लिया। लेकिन अगर यही टीम लगवाते हैं और यही टीम अगर पोस्ट इलाके में जाएगी ना, पोस्ट कहेंगे अरे ये तो पता नहीं क्या मंजन बेचने या कुछ झूठी चीज है, मेरे घर आया है, जरूर मसला है, मैं तो जाके फला अस्पताल से ही लगवाऊंगा। बिल्कुल, मेरा लेकिन अस्पताल से लगवाते भी हैं या नहीं? यही मैं कह रही हूँ कि आपको जहां तसल्ली हो आप वहां जाके लगवाएं, लेकिन लगवाएं जरूर, चाहे पैसे खर्च करके लगवाएं भले, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट फ्री में भी बहुत सारी वैक्सीनेशंस कर रही है। देखें, जो EPI की वैक्सीन है, अगर आप किसी बड़े अस्पताल से भी लगवा रहे हैं, वो सब की सब EPI ही दे रहा है, वो एक ही जगह से आती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है, क्योंकि कोविड के टाइम पर भी ये था कि अगर कोविड वैक्सीनेशंस हो रही है तो हम उस जगह से लगवाएंगे, क्योंकि उसकी कोविड वैक्सीन, जबकि जब कोविड वैक्सीन आती थी तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैंने देखा था कि वो एक ही जगह कोविड वैक्सीन आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती थी डिफरेंट जगहों पर, और फिर वहां पर कुछ पैसे देके लगा रहे थे, कुछ फ्री में। वैसे तो फ्री वैक्सीन थी, तो यहाँ पर ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने पकड़े गए, बहुत सारे लोग जो कि वैक्सीन, जाली वैक्सीन भी लगा रहे थे, और लोगों ने ये भी किया कि उन्होंने बोला कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, आप हमारे ID कार्ड्स बना दें, ID पे आप हमारे जनरेट कर देंगे, हमने वैक्सीन करा ली है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला था। जबकि आपको पता है, हम जैसे लोग जो हैं, डॉक्टर्स या जो भी फ्रंट लाइनर्स थे, उनको तकरीबन सारी वैक्सीन हुई हैं कोविड की, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा घूम रहे हैं। 4 साल तो हो गए घूम रहे हैं। तो आप मुझे बताएं इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, वही बात है कि हमारे माशरे में ना रेजिस्टेंट है, हर चीज के लिए रेजिस्टेंट है, टाइम लगता है, और आप हालांकि बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। आपने मुझे बताया कि फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं वैक्सीनेशंस को, और हर वैक्सीन को ही फर्टिलिटी पे कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर लड़कियों को कोई मसाइल हो रहे हैं तो वैक्सीनेशन से हुई हैं, लड़कों को कोई मसाइल हो रहे हैं तो वैक्सीनेशन से हुई हैं। तो ऐसा ये क्यों है? मतलब क्यों हम हर चीज को कोरिलेट कर लेते हैं कि ये वैक्सीनेशंस की ही वजह से जो ना फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं? देखिए, ये हमारी ह्यूमन साइकी है। एक चीज जैसे मैंने पहले आपको बोला कि अगर मैं यकीन करूंगी ना कि मुझे पानी असर करेगा तो मुझे असर करेगा, अगर मैं यकीन करूंगी कि मुझे कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज हर जगह पे रिलेट होती है। जैसे कि आपने, हमारी बड़ी बूढ़ियों की क्या थी, वो क्या करती थी, ये उस मौसम में पैदा हुए, तब डेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, फला की शादी के साथ रिलेट करेंगी, जंग के टाइम पे हुआ था, इसकी पैदाइश से पहले फला की शादी हुई थी, उससे पहले ये हुआ था। तो ऐसे ही हमारा अभी तक यही सिस्टम चल रहा है कि हम चीजों को रिलेट करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि एक बहुत कॉमन मिथ है, जो हामला खवातीन होती है कि जो C सेक्शन हो गया उसके बाद मेरी कमर में दर्द है,
ठीक बिल्कुल। है, मेरी कमर का दर्द सी सेक्शन की वजह से, उसमें हालांकि जो उसका सी सेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, वो इंजेक्शन लगा था कमर में और आज तक मुझे तकलीफ है कमर की। हाँ, वो इंजेक्शन लगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हो गया। अब आपने अपना क्या ख्याल किया? हाँ। वो प्रेगनेंसी में सारी एंटीनेटल पिल्स लेंगी, लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं होगा कि मैंने क्या खाना है, बिल्कुल, ये क्या बात नहीं आपने बहुत खाना। सही करी है। ठीक है, अपनी डाइटरी इनटेक पे काम नहीं करेंगी, वो कुछ जो है कहते हैं वो एक भाई मैं मोटी हो रही हूँ मैंने नहीं खाना, वो वेट कम करने में लग जाएंगी, या फिर उनकी ऑब्वियसली सी बात है वो रेस्ट लेवल नहीं होगा जो बच्चे से पहले था, वो कंफर्ट लेवल नहीं होगा। कंफर्ट लेवल नहीं होगा। देखिए, उनको खुद भी अपना ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आ गया तब सब कुछ उसके लिए, आपने अपना ख्याल रखेंगी तो आप आगे बच्चे का भी ख्याल रख सकेंगी। तो वो जो दर्द, यूजुअली मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि वो जो दर्द कहते हैं ना सी सेक्शन के बाद चल रहा है, वो एक्चुअली ये आपकी अपनी निग्लेक्शन की वजह से होता है कि आप अपने मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, टेक नहीं है, आप मिल्क नहीं, भाई सी सेक्शन होकर टांके पक जाएंगे, इसको दूध नहीं देना, हाँ, इसको ये नहीं देना, इसको वो नहीं देना। ठीक है, वो ना दूध पी रही है ना वो कैल्शियम ले रही है, अब वो खुद दूध पिला रही है बच्चों को, क्या होगा? उसकी खुद की हड्डियां घुलेंगी, उसको खुद तकलीफ बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे बच्चों में भी कमी होती है कैल्शियम की और विटामिन डी की, और मदर्स में भी कमी होती है, और वो क्या खुद उनका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है और बच्चे को फीड करा रहे होते हैं, और उसी सिलसिले में उनका खुद भी हड्डियां घुल रही होती हैं और बच्चा भी फिर कोई इतना हेल्दी नहीं होता। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि मल्टीविटामिन्स जो हैं ओवरऑल, अभी हमने जहाँ बात करी मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड की, तो इन सारी डिजीजेज में एंटीबायोटिक्स का तो रोल है और आपके पास पेन किलर्स का भी रोल है। तो आप लोग इसके साथ मल्टीविटामिन्स देते हैं? न्यूट्रिशन तो हम दे ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन पेशेंट क्योंकि नहीं लेता, मैंने यूजुअली देखा है कि पेशेंट को आप मल्टीविटामिन्स लिख के अगर दे भी रहे हैं, या तो कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स लेते हैं, ठीक है, अपने नॉर्मली रूटीन में ले रहे होते हैं, और कुछ ऐसे जिनको आप जितना भी लिख के दे दें तो वो समझते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने पैसे कमाने के लिए मल्टीविटामिन्स लिख के दिए है। ये एक नॉर्मल मैंने देखा है एक लोगों में ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर डॉक्टर लिख के दे रहे हैं तो फार्मेसी वालों से इनका कमीशन है, लैब से इनका कमीशन है, तो डॉक्टर तो ऐसे ही कमा रहा है कमीशन पे, तो वो दवाइयाँ भी पूरी सी नहीं ले रहे होते हैं। जी, मैं कहूँ ये आप सही कह रही है, इस तरह से होता है, लेकिन जो है कहते देखिए, मेरा ये मानना है कोई भी इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि उससे रिलेटेड किसी भी शख्स को नुकसान हो। अगर एक औरत घर में खाना पकाती है तो क्या वो कभी भी चाहेगी उसका खाना खराब? नहीं ना। ऐसे ही अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है वो कभी नहीं चाहेगा उसका मरीज खराब हो, क्योंकि अगर उसने उसके साथ कुछ भी बुरा किया ना, या कोई भी उसके साथ XYZ बात हो गई, वो जाके 10 लोगों में उसकी पब्लिसिटी करेगा बुरी, और वो आगे जाकर इसी डॉक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसकी प्रैक्टिस खराब होगी। तो कोई भी डॉक्टर ऐसे जानबूझ के किसी के लिए भी बुराई नहीं चाहता। ठीक है, हाँ, अगर आपको डाउट्स हैं, ठीक है, आप दूसरा ओपिनियन ले लें, आपको किसी ने मना नहीं किया, आप किसी भी XY और डॉक्टर को दिखा दें जहाँ पे आपका ट्रस्ट हो। अगर वो आपको मना करता है या कोई और उस वक्त कोई और अलामात होती है, कोई और ग्राउंड होते हैं, तो वो उसका डिसीजन। अब मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि हमें किस किस्म की होम केयर की ज़रूरत है और हमें किस किस्म की एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम वो एहतियात करें तो हम डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से बच सकते हैं, और हमें घर में किस किस्म की जो है ना तदबीर इख्तियार करनी चाहिए है? जैसे पानी के मसाइल हैं हमारे, आपको तो पता ही है, अब पानी तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसके लिए क्या करें? आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आजकल आवाम जो है ना, भले अगर वो स्लम्स में भी रह रही है, वो क्या करती है, वो पानी मंगवा लेती है फिल्टर वाला। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो फिल्टर वाला पानी भी कहीं उसी गली, आगे पीछे की गली में ही फिल्टर हो रहा होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि वो कहीं एक प्रॉपर प्लांट है वहां से आ रहा है। ठीक है, जो पानी को बॉयल करने का मेथड है ना, वो बहुत अच्छा है, आप कोशिश करके पानी बॉयल कर ही पीजिए। अच्छा, ये फिल्टर के पानी को भी बॉयल करें? आजकल जो टाइफाइड रिपोर्ट हो रहा है वो फिल्टर पानी से ही हो रहा है। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट टाइफाइड के जो रिपोर्ट हो रहे हैं फिल्टर्ड पानी वाले ही हो रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आपकी दिल को तसल्ली होगी, आप अपने सामने जो है ना पानी को बॉईल करें और फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज, हाइजीन। बच्चे हैं, ठीक है, वो घर में दाखिल होते हैं, उन्हें भूख लगी होती है, वो ये ख्याल नहीं करते कि हम क्या करें या नहीं। उनको आप उनकी ये प्रैक्टिस शुरू से, बेटा खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, वॉशरूम से आने के बाद फौरन हाथ धोना है और साबुन से धोना है। ठीक है, देखिए, यही हम चीजें बढ़ाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों पे इसका आगे जाके फायदा नजर आएगा ना। ठीक है, इसके अलावा जहाँ बात कर रहे हैं हम डेंगू, मलेरिया, इनके मच्छर की बात करते हैं, तो जाने देखे वो मेरी उसमें नहीं है कि गली में पानी खड़ा हुआ है, ये है,
हाँ, है, ये तो आप इसको तो आप कवर मैं इसको मैं कवर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हम खुद क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, घर में अगर आपके पास गमले हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अपने पानी स्टोर करके रखा है, उसको ढक के रखें, क्योंकि वो बनेगी जगह उस मच्छर की जो कि डेंगू फैलाता है। बिल्कुल ठीक है, तो आपने उसको ढक के रखना है। पौधों में कोशिश करके दिन के टाइम में पानी दे ताकि वो खुश्क हो जाए। अगर आप वो पानी रात में दे रहे हैं और वो जज नहीं हो रहा तो उसमें भी मच्छर बढ़ सकते हैं और वो तो फिर आपने आपको वो करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई है। ठीक है, इसके अलावा मगरिब के टाइम और सुबह फजर के टाइम जालियां बंद रखें, दरवाजे बंद रखें, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं ये उसी टाइम में ज्यादा मूवमेंट दिखाते हैं घर के अंदर की तरफ। ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ अगर घर में आपको ऐसा लगता है मौसम ऐसा है आप नहीं सो सकते कमरों के अंदर, आपको बाहर सोना है, तो जाली का इस्तेमाल करें। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, एक किसी को डेंगू हो गया है तो क्या उसको दोबारा होने के चांसेस होते हैं? देखिए मोस्ट लाइकली नहीं होते। ठीक है, लेकिन हर बीमारी के जैसे जरासीम होते हैं ना, उसकी टाइप्स होती हैं, तो डेंगू के भी 3 से 4 टाइप्स हैं। ठीक है, हो सकता है आपको अभी जो डेंगू हुआ है टाइप 1 से हुआ है, दूसरी मर्तबा आपको टाइप 2 से हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि दोबारा हो सकता है। अच्छा, अब अगर एक को हो गया तो आपने बताया कि हमें आइसोलेशन का ख्याल करना है, पेशेंट की आइसोलेशन का। अब मुझे बताइएगा कि आइसोलेशन पर्टिकुलरली मेरा वही आपसे दोबारा से मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस बारे में कि आइसोलेशन जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बड़ों के लिए? जो भी मरीज इन्फेक्टेड है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ जो उसकी फैमिली रह रही है, कोशिश करके उस मरीज को तो सबसे पहले आप अपना अलग कर दें। ठीक है, उसकी नेटिंग कर दीजिए और खुद आपने अपनी मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेनी है, या खुद भी अगर नेटिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो नेटिंग के अंदर है। जी डॉक्टर साहब, आपके साथ इस टॉपिक पे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था और इन्फॉर्मेशन मुझे आई एम श्योर कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में इसको डिस्कस किया है। अगर हम लैब्स की बात करें, लैब से लेके हमने ये भी अवेयरनेस दी कि हम इसको टेस्टिंग कैसे कराना है, टेस्ट कितनी इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हमने वैक्सीनेशन पे बात करी, टाइफाइड वैक्सीनेशंस के ऊपर, पानी के मसाइल। तो मुझे बहुत मतलब ये जो टॉपिक था ना ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल हर जगह ही डेंगू के पेशेंट नज़र आ रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि लोगों को प्रॉपर इसकी आगाही मिले कि क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी जो हेल्थ है उसको घर में ही इतनी ख़राब कर लेते हैं कि आई एम श्योर जब तक आप तक आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनकी मामला ख़राब हो जाते हैं। आपका एक लास्ट मैसेज मैं जानना चाहूँगी कि आप मुझे लास्ट मैसेज दें कि आप क्या? देखिए, मेरा मशवरा यही है सब लोगों के लिए, एक तो देखें अभी मौसम ऐसा है, अपना खुद का ख्याल करें, बीमारी से बचाव बेहतर है, तो कोशिश करके अभी से अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर ले और नेटिंग इस्तेमाल कर ले तो बहुत बेहतर है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, डेंगू का मकसद ये नहीं है कि आज मच्छर ने काटा तो कल बुखार हो जाएगा। मलेरिया डेंगू अपना टाइम लेता है 15 से 20 दिन तक भी, उसके बाद जाहिर होता है, तो अभी से आपने केयर करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, अगर खुदा ना खास्ता आपको बुखार हो रहा है 1 दिन तक देखें, उसके बाद आप इंतजार नहीं करें, अपने पास के डॉक्टर को जाके जरूर दिखाएं कि क्या वजह है इसकी, ताकि वो आपकी आगे तशखीस कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। आज का जो हमारा टॉपिक था डेंगू, हमने बहुत हद तक कोशिश करी कि हम आपको मुकम्मल आगाही दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे इसी चैनल पे दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।